हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अपने नए वीडियो लेक्चर में सिलिंड्रेट्स के। ठीक है, आप बात करते हैं सिलिंड्रेट्स के ना। तो आपको पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे एनिमल किंगडम के। उसके बाद हमने देखा था कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन में हमने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया था। ठीक है ना, वर्टिब्रेट फाइलम की बात तो हम बाद में करेंगे। इनवर्टिब्रेट फाइलम की जब हमने बात करी तो उसमें हम लोगों ने पॉरीफेरा को कंप्लीट किया था ना नेक्स्ट अपने पीछे वाले क्लास में। ठीक है ना, आज हम शुरू करने वाले हैं क्या हमारे जो नेक्स्ट फाइलम है जिसको आप क्या कहते हो, सिलिंड्रेटा कहते हो ना। देखो भाई, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए ना, जब भी आप बात करेंगे सिलिंड्रेट्स की तो देखो ये जो सिलिंड्रेट्स हैं ये कैसे फाइलम है, किस तरीके की इनकी एक्चुअल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में ही हम एक्चुअली बात करने वाले हैं ना। आपको हमेशा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रहने चाहिए सो दैट कि आप बहुत जल्दी से ना किसी भी फाइलम को पिक कर सकते हो ना। हमारे पास देखो सबसे बड़ी बात यही है, और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम लोगों को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर चीज़ों को हमेशा ना याद रखना चाहिए सो दैट कि जब भी हम ना नए फाइलम्स की स्टडी करने जाएं तो वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे माइंड में तुरंत से ना रोल करने लगे और हम उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में आसानी के साथ जो है उसको समझ पाए ना। तो आई होप कि आपको वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगे जो हमने 12, 13, 14 जो बिल्कुल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम बात करते हैं सिलिंड्रेटा को। देखो ये जो सिलिंड्रेट्स लिखा हुआ है इसको हम पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना। हिंदी में आपने पढ़ा है संधि विच्छेद ना, विद्यालय, विद्या प्लस आलय ना। विद्या का मतलब क्या होता है, पढ़ाई का जगह, और ना आलय का मतलब होता है घर ना, जहाँ पर पढ़ाई होती है। तो उसी तरीके से हमने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक टर्म है सिल, दूसरा जो है वो क्या है इंटर, और तीसरा है आटा। ठीक है ना, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। सील का मतलब होता है सिलोम, इंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है, और आटा का मतलब होता है ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे फाइलम की बात करने वाले हैं जिसकी बॉडी जो है, ठीक है, उसके बीच में एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है ना, एक सिलोम प्रेजेंट है, और वो सिलोम जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक इंटेस्टाइन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। इसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि हम सिलोम कंटेनिंग फाइलम की बात करते हैं विच एक्ट्स एज एन इंटेस्टाइन, जो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, अब बात आती है कि जब आप इस सिलिंड्रेट्स की बात करेंगे तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसमें सबसे पहली बात तो यही हो गई कि बॉडी जो है उनके पास क्या होते हैं, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, कॉल्ड सिलिंट्रॉन। क्या कहते हैं आप इसको, सिलिंट्रॉन कहते हैं, या इसी को कहा जाता है क्या, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं, वस्कुलर कैविटी कहते हैं। आप यहाँ पर एक कैविटी के बारे में बात कर रहे हैं और उस कैविटी को हम या तो सिलिंट्रॉन कहते हैं, नहीं तो हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पुराने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। पहले देखो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। दूसरा, अगर आप बॉडी प्लान की बात करते हैं बॉडी प्लान इनका कैसा होगा, तो ये होंगे आपके ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को कंसिस्ट करते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को कंसिस्ट करते हैं। चूँकि इनके पास सिलिंट्रॉन डेवलप कर चुका है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा इनका, जिसमें कि क्या है, माउथ जो है और एनस जो है
इसके लिए एक ही ओपनिंग होगी ना, दूसरा एरिया जो होगा वो ब्लाइंड एरिया होगा और यहीं से ये डाइजेशन भी करेंगे, यानी इंजेशन ऑफ फूड मटेरियल भी करेंगे और एक्सक्रीशन ऑफ फूड मटेरियल, जिसको आप इजेशन ऑफ फूड मटेरियल कहते हो, वो भी यहीं से करेंगे ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान फाउंड इन द सिलिंड्राटा। उसके बाद बात आती है क्या, उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं भैया, रेडियल सिमेट्री को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसी सिमेट्री को ये कंसिस्ट करते हैं, रेडियल सिमेट्री को कंसिस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बात आती है किसकी, ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। बॉडी जो होती है इनके पास, ध्यान देना, बॉडी जो है इनको हम 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी जो होती है वो कितने लेयर्स में डिवाइडेड होती है, 2 लेयर्स में। आउटर लेयर जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जबकि अंदर का जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। सो एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस में आपकी जो बॉडी की जो लेयर्स होती है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। बीच में एक स्पेस है, ठीक है ना, और इस स्पेस के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, ठीक है ना। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये फ्लूइड जो होता है वो कैसा है, नॉन सेलुलर फ्लूइड होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉल्ड मीज़ोग्लिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं आप उसको, मीज़ोग्लिया कहते हैं। सो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके पास कि एक स्पेसिफिक टाइप का, चूँकि बॉडी जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक नेचर की होती है और डिप्लोब्लास्टिक नेचर होने के कारण इनके पास 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के ऊपर में, ठीक है। आउटर लेयर जो होते हैं उसको आप एपिडर्मिस कहते हो, इनर लेयर जो होते हैं उसको आप गैस्ट्रोडर्मिस कहते हो। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर, ठीक है ना, एक स्पेस होता है जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉन सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, मीज़ोग्लिया कहते हैं ना। तो ये वाली बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद जरा आप ध्यान देंगे कि ये जो एपिडर्मिस है ना, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखो ये जो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप के केमिकल को सिक्रीट करते हैं ना। और ये जो केमिकल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिप्नोटॉक्सिन्स कहते हैं। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर से बोल रहा हूँ, एपिडर्मिस जो होते हैं, ध्यान देना, एपिडर्मिस जो होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक टाइप का सेल प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ऊपरी सरफेस पर, जिसको आप स्टिंगिंग सेल्स कहते हो। ये स्टिंगिंग का मतलब होता है डंक मारने वाले, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो स्टिंगिंग सेल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केमिकल को सिक्रीट करते हैं जिसको हिप्नोटॉक्सिन्स कहते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके पीछे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन है। पहला कि ये डिफेंस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी किसी भी तरीके का कोई अटैक अगर सिलिंड्रेट पर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए स्टिंगिंग सेल रिस्पॉन्सिबल है, उनको वो क्या करते हैं, टैकल करते हैं, उसको वो ओवरकम करते हैं। दूसरा कि अगर कोई प्रे है, ठीक है ना, खाने वाली चीज़, तो ये स्टिंगिंग सेल्स एक्टिव होते हैं, हिप्नोटॉक्सिन्स को वाटर में रिलीज करते हैं और जैसे ही वो प्रे के पास पहुंचता है, ठीक है, क्या होता है, प्रे जो होते हैं उनमें एक पैरालिसिस अटैक आते हैं ना, एक पैरालिसिस की कंडीशन होती है, दे गेट पैरालाइज्ड, जिसके कारण ये अपने फूड को बड़े आसानी के साथ कैप्चर कर लेते हैं। और तीसरा, स्टिंगिंग सेल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनकरेजमेंट, ठीक है, कहीं पर किसी सबस्ट्रेटम को पकड़ने के लिए भी, होल्ड करने के लिए भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल आप देख सकते हैं। तो ये टर्म आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे कि हिप्नोटॉक्सिन्स, ठीक है ना, स्टिंगिंग सेल, ये 2 बातें जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए देखो स्टिंगिंग सेल के प्रेजेंस के कारण ही इनका एक और नाम है, सिलिंड्रेट तो नाम है ही, लेकिन एक और नाम है जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप निडेरिया भी कहते हो, इसलिए इस फाइलम को हम निडेरिया फाइलम भी कहते हैं ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है देखो कि इनकी हैबिटेट क्या है। सो याद रखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल आर मेराइन इन हैबिटेट,
ठीक है ना, एक्सेप्ट हाइड्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाइड्रा को छोड़ करके बाकी जितने भी ना इस फाइलम में बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो मेराइन हैबिटेट को शो करते हैं ना। केवल हाइड्रा जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर, ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा कि अगर आप इनके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, सो न्यूट्रिशन जो होता है ये इनका कैसा होता है, होलोजोइक है। ये कैसे होते हैं, कार्निवोर्स हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डाइजेशन होते हैं ये पार्टली इंट्रासेलुलर भी हैं और इंटरसेलुलर भी है, पार्टली इंटरसेलुलर भी है। इसलिए क्योंकि एक तरफ इनके पास क्या है, सिलिंट्रॉन है, और दूसरे तरफ इनके पास क्या है ना, पैरागैस्ट्रिक कैविटी है। तो दोनों साइड्स में ये क्या करते हैं, अपने डाइजेशन को फुलफिल करते हैं ना। उसके बाद बात आती है क्या, देखो ध्यान देना, उसके बाद बात आती है इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो भी कैसा होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इनके पास भी जनरली वाटर कैनाल सिस्टम अवेलेबल होते हैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जैक्टली अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात की एक्सक्रीशन की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, आमोनोटेलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे किसकी, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें इनकी, सो नर्वस सिस्टम जो होते हैं, नर्वस सिस्टम का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है ना, जो पॉरीफेरा में नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूराइड्स, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूराइड्स के फॉर्म में इनका डेवलपमेंट जो है वो एज सच चल रहा है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो सीलोम की अगर हम बात करते हैं, जो छूट गया हमारा सीलोम, सीलोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसीलोमेट नेचर के होते हैं ना। इनमें भी सीलोम एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं होते ना, तो ये भी आपको ध्यान में देना है ना। और जो मैंने आपसे कहा कि नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो न्यूराइड्स के फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये कि डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम ना, हमने बात करी है पहले से, ठीक है ना। उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या कहते हैं, डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये भी आपको एक कंडीशन जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आप नर्वस सिस्टम में ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो कैसा हुआ है, डिफ्यूज टाइप हुआ है, ठीक है ना। सो डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम की बात हम एग्जैक्टली यहाँ पर करने वाले हैं ना। अब बात आती है, देखो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है कि ये इनके पास एक कॉलोनी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूआइड्स कहते हैं। और देखो इस कॉलोनी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर दो कंडीशन अवेलेबल है, एक इनका वेजिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो इनके जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और दूसरा जो है वो इनका क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिप स्टेज। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेसाइल स्टेज होता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिप स्टेज कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडूसा स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझना है कि बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ आपको मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली या तो पॉलिप स्टेज में पाए जाते हैं या फिर ये कैसे पाए जाते हैं, मेडूसा स्टेज में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ हैं जिसके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों स्टेजेस पाए जाते हैं ना। और ऐसे स्टेज जो हैं जिसको आप क्या कहते हो, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहते हो, जिसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों अवेलेबल होते हैं जिन स्पीसीज़ में, उस कंडीशन को आप पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहते हो या आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हो ना। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कि एक से ज़्यादा मॉर्फिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरल कंडीशन अवेलेबल अगर होगा तो आप उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे पोरपीटा, वैलिला, ठीक है,
फाइसीलिया, ठीक है। ये सब जो नाम हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से अलग किस्म के नाम होते हैं ना। यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो एक नाम है आपका पोरपीटा, दूसरा जो है वो क्या है वैलीला, और तीसरा जो है वो क्या है फाइसीलिया ना। फाइसीलिया का शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, फाइसीलिया, ठीक है ना। सो अलग अलग किस्म के यहाँ पर कंडीशंस आपको मिल जाएंगे ना। अब बात आती है इनके रिप्रोडक्शन को लेकर के। तो देखो भैया इनके जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कैसे हैं। सो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो तो आपको समझ में आ रहा है, वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं, और दूसरा जो है वो क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को भी शो करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है फ्रैगमेंटेशन और बडिंग की बात आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है लार्वा के थ्रू होता है, यानी डेवलपमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट डेवलपमेंट ना होकर के जनरली इनडायरेक्ट होते हैं। केवल हाइड्रा एकमात्र ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि लार्वल स्टेज अवेलेबल नहीं होते। ऐसे इनके लार्वा को आप क्या कहते हैं प्लेनुला लार्वा, प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है ना। सो लार्वल स्टेज की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग किस्म के लार्वास जो हैं वो एग्जैक्टली पाए जाते हैं, और आप इसको क्या कहते हैं प्लेनुला लार्वा कहते हैं। तो ये वाली बात जो है वो आपको एग्जैक्टली ध्यान में रखनी है। अब बात आती है, देखो अब बात आती है कि इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो होते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 9000 स्पीसीज आर फाउंड, ठीक है ना। 9000 स्पीसीज जो होते हैं इस पूरे फाइलम में एग्जैक्टली अवेलेबल होते हैं ना। तो ये भी आपको ध्यान में एग्जैक्टली रखना पड़ेगा ना। अब बात आती है क्या कि अलग अलग जो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम्पल के फॉर्म की अगर हम बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे इसमें हाइड्रा आता है, ठीक है ना। उसके बाद एडेंसिया जिसको आप सी एनीमोन कहते हो, ऑरेलिया जिसको आप जेलीफिश कहते हो, उसके बाद गॉर्गोनिया जिसको आप सी फैन कहते हो, ठीक है। उसके बाद आपका अभी जैसे हमने कहा पोरपीटा आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेनेट्यूला आता है जिसको आप सी पेन कहते हो, पेनेटुला जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो उसके बाद आपका क्या आता है फाइसीलिया आता है जिसको आप पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हो। वॉर के टाइम में जाने के दौरान जो पोर्टुगीज़ थे उनके जो स्ट्रक्चरल कंडीशन है, खास करके उनकी जो टोपी और बाकी जो उनकी वेशभूषा है बिल्कुल उसी तरीका का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं ना। तो ये भी आपको ध्यान में एग्जैक्टली रखना है। तो बहुत सारे नाम हैं ना, नाम में तो आप बहुत, फिर अभी हमने जैसे अभी देखा पोरपीटा हो गया, यहाँ पर अभी बताया पोरपीटा हो गया, वैलीला हो गया, ठीक है ना। सो नाम तो बहुत सारे हैं, देखो मैंने इतने सारे नाम आपके लिए लिख दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। जैसे हमने हाइड्रा लिखा, ठीक है ना, हमने एडेंसिया जिसको सी एनीमोन कहते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, खास करके जब आप अभी म्यूचुअलिज्म पढ़ोगे ना तो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये नाम, ठीक है ना। सी एनीमोन और हर्मिट क्रेब के बीच का जो एसोसिएशन होता है तो वहाँ पर तो इसका नाम जरूर जानना होता है। उसके बाद बात आती है ऑरेलिया की जिसको आप जेलीफिश कहते हो। बहुत सारे लोग जो है वो जेलीफिश में गड़बड़ कर देते हैं, जेलीफिश इज़ अ काइंड ऑफ सिलिंड्रेट ना, तो ध्यान रखेंगे। और बहुत पूछा भी जाता है ऐसे सवाल, ठीक है, जहाँ पर कि आप गड़बड़ कर देना नाम के बेसिस पर। उसके बाद गॉर्गोनिया जिसको आप सी फैन कहते हैं। उसके बाद फाइसीलिया है जिसको आप पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वैलीला है, पोरपीटा है, और पेनेटुला है जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप सी पेन कहते हैं। सो देखो ओवरऑल में हम लोगों ने सिलिंड्रेट्स को कंप्लीट कर लिया।
हमने क्या क्या देखा, पहले मैं एक बार जल्दी से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहली कंडीशन की सिलिंट्रेट्स में एक सिलिंट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसको आप पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हो या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हो, विच इज़ प्रेजेंट एट द सेंट्रल पार्ट। दूसरा कि बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को शो करते हैं, एसिलोमेट है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं, बॉडी के ऊपर में क्या होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, बॉडी में दो लेयर्स होते हैं चूँकि डिप्लोब्लास्टिक नेचर के हैं। पहला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरा जो लेयर होता है उसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस जो होता है उसकी खासियत क्या होती है भाई, एपिडर्मिस जो होते हैं वो इनके ऊपर में स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जो हिप्नोटॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं। ये तीन तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पहला, ये प्रे को क्या करते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, फूड को कैप्चर करने में मदद कराते हैं। दूसरा क्या करते हैं भाई, दूसरा जो होते हैं इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पूरी तरह से एनकरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबस्ट्रेटम को पकड़ने के लिए। और तीसरा जो होता है वो अपने डिफेंस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ताकि कि किसी भी तरीके का कोई इनेमीज़ का अटैक जो है उसको ये प्रोटेक्ट कर सके खुद को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद हम बात करते हैं कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच की जो लेयर होती है उसमें क्या भरे होते हैं, नॉन सेलुलर फ्लूइड भरे हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या कि मेराइन हैबिटेट को ये शो करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रा। उसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन की जो कंडीशन होती है वो कार्निवोरस होते हैं, होलोजोइक होते हैं। पार्टली ये डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी करते हैं, पार्टली ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी करते हैं, ये इंटर सेलुलर भी करते हैं और इंट्रासेलुलर भी करते हैं ना, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर भी कह सकते हो ना। उसके बाद हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन की बात करी, जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन की बात करी, जनरल बॉडी सरफेस जनरली अमोनोटेलिक नेचर के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कॉलोनीज़ में पाए जाते हैं, जुआइड्स कहते हैं। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो डिफ्यूज टाइप होता है, नर्व नेट न्यूराइड्स के फॉर्म में। उसके बाद बात आती है उसके बाद बात आती है कि ये जो पूरा का पूरा इनका सिस्टम होता है कॉलोनियल हैबिटेट को शो करते हैं ना, कॉलोनियल हैबिट होता है इनका। और इसमें दो तरीके के कंडीशंस एक्चुअली अवेलेबल होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिप स्टेज, जो सेसाइल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि दूसरा जो होता है वो मेडुसा, जो कि एक्जैक्टली रिप्रोडक्टिव नेचर का होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंडीशंस पाए जाते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें पॉलीमॉर्फिक है, जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों हैं। कम से कम 3 नाम आपको याद करने हैं। सबसे पहला फाइसीलिया, दूसरा पॉर्पीटा और तीसरा वैलिला, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे। जनरली फ्रैगमेंटेशन के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फिर बात आती है क्या कि इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, जनरली इनडायरेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ प्लैनुला लार्वा, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रा के कंडीशन में डायरेक्ट डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे, अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें कितने हैं, लगभग 9000। एग्जाम्पल के तौर पर जाएंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे हमने बताया आपको, सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा हाइड्रा, दूसरा है एडेंसिया जिसको आप सी एनीमोन कहते हैं। उसके बाद ऑरेलिया जिसको आप जेलीफिश कहते हैं, गॉर्गोनिया जिसको आप सी फैन कहते हैं, ठीक है ना, पेनेटुला जिसको आप सी पेन कहते हैं, फाइसीलिया जिसको आप पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वैलिला। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक नाम जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो नाम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है ना। NCERT बेस्ड जो नेम है केवल आप उसको करके जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 9000 स्पीसीज़ हैं। ये आसान बात थोड़ी है कि सारे के सारे स्पीसीज़ के बारे में और सारे के सारे स्पीसीज़ को याद करना ना। तो ऐसे नाम जिनके कि 2 नाम हैं, जैसे अभी हमने देखा एडेंसिया जिसको सी एनीमोन, ऑरेलिया जिसको हम जेलीफिश, गॉर्गोनिया जिसको सी फैन, तो ऐसे नाम को ही आप जनरली ध्यान में रख करके जाएँ, सो दैट कि एग्ज़ाम में आप उसको आसानी के साथ क्रैक कर सकते हैं ना। सो फाइनली हम लोगों ने सिलिंट्रेट को कंप्लीट कर लिया। मैंने एक बार आपको ना क्विक रिवीजन भी करा दिया। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ें और तब जा कर के सिलिंट्रेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। आप पॉरीफेरा को लगा सकते हैं, आप सिलिंट्रेटा को, हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए, ठीक है। आई होप कि आप इस काम को ज़रूर करेंगे और रिज़ल्ट बेहतर लाने के लिए, खास करके वैसे बच्चे जिन्होंने अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है ना, बिहार बोर्ड वाले वो बच्चे जिन्होंने 12th क्लास का एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, दे हैव टू फोकस योर सेल्फ
देम सेल्फ सो दैट कि वो बड़े आसानी के साथ उस पूरे कंडीशन को समझें और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें वो बैठें ज़रूर और पढ़ करके बैठें सो दैट कि उनको ना उसका बेनिफिट मिले और किसी न किसी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए ना पहली शॉट में। तो मेरे समझ से ये वाला चीज़ आपको अपनाना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको बार बार ये वाली बातें समझानी पड़े, लेकिन आप इस बात को ज़रूर समझें, खास करके जो 12 पास करेंगे अभी, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं वो अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। अगले 3-4 महीने में अलग अलग किस्म के फॉर्म निकलेंगे, उन फॉर्म को भरें और कोशिश करें कि कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ना जो आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से किसी न किसी एरिया को चूज़ करें, ठीक है ना, किसी न किसी फील्ड को चूज़ करें और उसमें जा करके वो कोशिश करना है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाए सो दैट कि आपके घर वालों को भी राहत मिले, ठीक है। दूसरा कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी का एहसास आपको हमेशा बना रहे ना, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो ये इसमें आपका इतना सा भी रोल नहीं है, ठीक है, ये आपका तुक्का है, ठीक है, कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पर उतने पैसे हैं कि आप बड़े आसानी के साथ किसी भी जगह पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए उनके बारे में जो कि ये काम नहीं कर सकते ना। तो बेसिक जो कंडीशन है कि ये तुक्केबाजी वाली कंडीशन नहीं होना कि लाइफ ने आपको एक तुक्का दे दिया है कि आपके पिताजी उतने पैसे कमा सकते हैं या इतने पैसे उन्होंने रखे हुए हैं ताकि वो आपको आगे बढ़ा सकें। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आने वाली लाइफ में आप अपने बच्चों को क्या देंगे ना। सो आप लड़ करके जाइए ना, आप पेशेंटली उस पूरे सिस्टम के ऊपर में काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए और तब जा कर के आप एक सीट एक्वायर कीजिए ना। उस भीड़ में सीट पाने का जो मज़ा है वो मज़ा आपको जीवन में कभी नहीं मिलने वाला ना। सो आप इस काम को ज़रूर करें, ठीक है ना, मेहनत करेंगे तो आपको एक दिन सफलता मिलने ही वाली है। तो आज हम लोग इतनी बातें कर चुके, अब हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्लैटीहेल्मिन्थिस की बात करेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थिस को हम ना रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए और उसके बाद फिर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।